हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें से एमसीक्यूज़ किस तरह से बन सकते हैं एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में हमको इस डाटा का यूज़ करना है तो किस तरह से हम इसका यूज़ करें ताकि अच्छे से अच्छा इफेक्टिव से इफेक्टिव आंसर हम लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 21 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला समाचार ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में IRDAI भी बोलते हैं, इन्होंने भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ खरीदने के लिए जो अभी तक एज लिमिट लगी हुई थी इसको रिमूव कर दिया। मतलब ये कि अगर अभी तक आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो पॉलिसी आप तभी खरीद सकते थे, तभी ले सकते थे जब तक आपकी एज 65 ईयर्स से कम है। अगर आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है तब आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी इंडिया में अब तक नहीं खरीद सकते थे, मगर अब ये एज लिमिट रिमूव कर दी गई है। अब इस एज लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है और 65 ईयर्स के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी खरीद सकता है। एंड इस स्कीम को, ये जो एज लिमिट हटाई गई है, इसको बैक डेट से लागू करवाया जा रहा है, यानी कि इसको 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा, जिस दिन से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है और इससे ये एज लिमिट, पहले ये एज लिमिट क्यों लगी हुई थी और अब ये एज लिमिट क्यों हटाई है। तो इसका जवाब ये है, इसको ऐसे समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब आप ऐसे समझिए। सपोज़ कर लीजिए कि मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, साल भर के लिए मैंने उनसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि मुझे एक सर्टेन प्रीमियम उनको साल भर महीने के महीने भरना पड़ता है। लेट्स से कि 1,000 रुपये का प्रीमियम मुझे उनको देना पड़ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर। तो 12 महीने में मुझे हर एक महीने हर एक महीने के 1,000 रुपये के हिसाब से मुझे कुल मिला के 12,000 रुपये उन्हें भरना है। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि इस साल भर के लिए जिसका मैंने उनसे बीमा लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, इस बीच में अगर मुझे कोई समस्या हो गई हेल्थ रिलेटेड, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ गया, कोई उसकी दवाइयाँ वगैरह खरीदना पड़ गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें जो खर्चा होगा, अगर इस साल भर के ये जो बीमा की का जो मेरा ड्यूरेशन है, इस बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारा का सारा खर्चा फिर वो कंपनी भरेगी जिसने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस किया है। ठीक है जी, ये कहलाती हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। और लेट्स से कि अगर मुझे साल भर कुछ नहीं हुआ, मैंने इनको प्रीमियम भर दिया, तो फिर वो गया, फिर उसका जो है आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो कमाई है वो कंपनी ने कमा ली है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो अपना काम करता है। अब अभी तक ये था कि अगर 65 साल से ऊपर का कोई आदमी है, यानी कि एक सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब उसके साथ में हेल्थ के कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो तो लगे ही रहेंगे। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची तो वो नुकसानी का सौदा है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि इस तरीके के व्यक्तियों को हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ इलाज करवाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा वगैरह जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ में अभी तक ये नियम बना हुआ था कि 65 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच सकते थे। बट अब ये जो है ये इस लिमिट को हटा दिया गया है एंड इसकी मदद से अब होगा ये कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं सीनियर सिटीजन्स ले सकेंगे। थोड़ा सा इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रीमियम आप ज़्यादा लोगे उनसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीनियर सिटीजन है तो ज़्यादा चांसेस है बीमार पड़ने के। बट फिर भी ये एक अच्छा मूव है। अब इसके बाद में होगा ये, IRDAI ने जो ये आपका ये एज लिमिट हटाई है, इसके बाद में अब सीनियर सिटीजन जो हैं वो बड़ी मात्रा में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकेंगे और इससे फ़ायदा जो है वो दोनों का होगा। सीनियर सिटीजन्स का फ़ायदा ये होगा कि भाई उनको भी जो है अब इंश्योरेंस कवर मिलेगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा था। एंड इंश्योरेंस सेक्टर को फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको और ज़्यादा बड़ी मात्रा में कस्टमर्स मिलेंगे। एक जो पूरा का पूरा सेक्शन था सोसाइटी का सीनियर सिटीजन्स का, जिनको अभी तक आप केटर नहीं कर रहे थे, उन सबको भी जो है आप केटर कर सकोगे। बड़ी मात्रा में अगर सीनियर सिटीजन्स भी अपना इंश्योरेंस कराते हैं, चांसेस हाई हैं कि भाई बीमार पड़ सकते हैं, मगर फिर भी हर आदमी जो सीनियर सिटीजन है वो साल भर बीमार ही पड़े 65 ईयर्स के ऊपर का, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो
इसमें भी जाहिर सी बात है इंश्योरेंस वाले भी जो है पैसा तो कमाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का फ़ायदा होना है, सीनियर सिटीजन्स को भी अब एसेसिबिलिटी मिल जाएगी और अफोर्डेबिलिटी मिल जाएगी आपको हेल्थ केयर की, वो अब अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगर कहीं पर उनको दिक्कत आती है तो वो अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड अभी तक जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं पॉलिसी आपने बंद कर रखी थी उनके लिए, तो अब वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि हर जो एक आपका एज ग्रुप है उस तक अब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचा रहे हैं, और कोई भी हमारा जो एज ग्रुप है वो हेल्थ इंश्योरेंस के कवर से अब बाहर नहीं है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, बीमा कंपनी वालों को फ़ायदा यह है कि अब पूरा का पूरा एक सेक्टर, इसमें एक सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं, अगर वो लोग आकर यहाँ पे अपना बीमा करवा रहे हैं तो इससे उनको कमाने का मौका मिलेगा, तो इससे इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, काफ़ी सारा जो है इसका अपना फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक अच्छी खबर है। यहाँ से अब न्यूज़ क्या क्या बन सकती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा ये सेक्टर है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर है, इसको कौन गवर्न करता है, कौन इसको पूरा कंट्रोल करता है। तो जवाब हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में IRDAI भी बोला जाता है, वो लोग इसको गवर्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक जो है किस एज ग्रुप के ऊपर नहीं बेचा जाता था। तो अपने को याद रखना है 65 ईयर्स के ऊपर तक अभी तक नहीं बेचा जाता था, बट बैक डेट से 1 अप्रैल 2024 से, या फिर यूँ बोलूँ कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उससे अब ये बोला गया है कि नहीं भाई, 65 साल के ऊपर भी हो, कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, अब सबको जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग देंगे। अब किसी तरीके का कोई भेदभाव किसी के साथ में नहीं होगा। दो क्वेश्चन तो यही बनते हैं। एक, क्योंकि ये सारा का सारा निर्णय IRDAI ने लिया हुआ है तो इनके बारे में भी अपने को थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? इट इज़ एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी responsible for regulating India's insurance and reinsurance industry, was founded in 1999। मतलब ये कि एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब ये किसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करती, इसका जो भी काम या फिर जो भी जिम्मेदारी इसको दी गई है वो काम या वो जिम्मेदारी के से रिलेटेड जो भी फंक्शंस इसको करने हैं, जो भी डिसीजंस इसको लेने हैं, वो ये खुद लेती है। ना तो ये किसी से इंस्ट्रक्शन लेती है और ना उस रिस्पेक्ट में किसी का इंस्ट्रक्शन मानने के लिए ये बाध्य है। तो इस सेंस में ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और स्टैट्यूटरी बॉडी इस सेंस में है कि इसको एक कानून बना के बनाया गया है। मतलब पहले भारत की संसद ने एक कानून पास किया होगा जिसमें लिखा गया होगा कि भाई ये IRDAI के नाम से एक संस्था बनेगी और ये लोग फिर पूरा इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह जो है इसको रेगुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये कानून पास कर रहे हैं। तो कानून के तहत बनाई गई बॉडी है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोला जाता है। तो याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पर साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून की मदद से बनाई गई बॉडी है। और इसका काम क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंडियाज इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। यानी कि भारत में जितने भी तरीके का बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस तो एक तरीके का बीमा है, इसके अलावा आपके लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं, प्रॉपर्टी के भी इंश्योरेंस होते हैं, व्हीकल के भी इंश्योरेंस होते हैं। अब जैसे व्हीकल का इंश्योरेंस है साल भर के लिए करवाया जाता है। मैंने अपनी गाड़ी का लेट से 1 साल का इंश्योरेंस करवाया, अब वो खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे अगले साल के लिए फिर उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। वो चीज़ कहलाती है री इंश्योरेंस। तो एक तो ये इंश्योरेंस वगैरह का जो पूरा सेक्टर है उसमें जितने भी तरीके का इंश्योरेंस आ जाता है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ अगर री इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उससे रिलेटेड भी जो भी सारी चीज़ें हैं उसको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और वो ये काम 1999 से कर रहे हैं। ये संस्था की स्थापना 1999 में की गई थी, तब से वो लोग ये सारा का सारा काम देख रहे हैं। तो ये भी कुछ बातें अपने को याद रखना पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कस्टमर्स। ऑब्वियस सी बात है, अब इंश्योरेंस जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर में अब इतने बड़ी मात्रा में लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, सब अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो ग्राहक हैं, आपके सारे नागरिक हैं, उनके हितों की रक्षा करना आपका प्राइम इंटरेस्ट बन जाता है। उसके लिए आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रखा है, तो वो प्रोमिनेंटली जो है पूरा बैंकिंग सेक्टर देखता है। और उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड अपने सारे लोग हैं, जितने भी ये पूरा बैंकिंग सेक्टर में पैसे वगैरह अपने डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सबके हितों की रक्षा की जाए। उसी तरीके से भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में जो आदमी अपना इंश्योरेंस ले रहा है, उसके बाद में फिर अगर उसने प्रीमियम टाइम से भरा है, तो उसके बाद भी कोई आनाकानी तो नहीं हो रही है उसके साथ में, अगर उसके इंश्योरेंस वगैरह के क्लेम को लेकर किसी तरीके कोई इश्यूज़ तो नहीं हो रहा है, तो कोई भी अगर इश्यूज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस कस्टमर्स को से रिलेटेड, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहे, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बनता है। और जैसा कि मैंने बोला कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून बना के बनाई गई है, और कानून का नाम क्या है?
IRDA एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो इस कानून के तहत में IRDA एक्ट 1999 के तहत में इसको बनाया गया है एंड इट इज़ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के तहत में रह के काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब कई लोग बोलेंगे कि साहब आपने तो बोला था कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये किसी के निर्णय नहीं लेती, ये किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं लेती, अपने निर्णय वगैरह खुद लेती है, और अब आप बोल रहे हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में काम करती है। तो जवाब यह है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में रखा गया है, मगर ये अपने निर्णय लेने के लिए आज़ाद है। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री इनके ऑफिस में घुस जाते हैं आए दिन और उसके बाद में इनका जो डायरेक्टर हो उसको हड़काते होंगे और उसको इंस्ट्रक्शंस देते होंगे और उसको मानना पड़ता हो। ऐसा नहीं है। ये आती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस में भी अल्टीमेटली पैसे का पूरा लेन देन हो रहा है ना। आप एक पॉलिसी ले रहे हो, फिर प्रीमियम भर रहे हो, प्रीमियम पूरा भर देते हो, तो फिर उसके बाद में क्या होता है? इस बीच में अगर आप लेट से आपकी जो भी पॉलिसी है उसका क्लेम अगर आप लेते हो तो फिर क्या होता है? अल्टीमेटली पूरा खेल जो है उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। तो पैसे का जहाँ पे लेन देन आएगा वो बाय डिफॉल्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके काम में दखल अंदाजी करता है। अपने निर्णय लेने के लिए वो आज़ाद है। इंश्योरेंस सेक्टर में आपने क्या फैसला लेना है, क्या फैसला नहीं लेना, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री दखल अंदाजी नहीं करती। बट जुरिस्डिक्शन जो है वो ऑब्वियस सी बात है इनका है, ऑटोनॉमस मगर वो रहेगी, उसमें किसी तरीके का कोई दखल अंदाजी नहीं की जाती। इसके अलावा इनके जो पावर्स और फंक्शंस हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और इनके कंट्रोल में कौन आएगा, किसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी जो पावर्स एंड फंक्शंस वगैरह हैं, ये जो सारी बातें हैं ये दो कानूनों में लिखी गई हैं। पहला तो IRDA एक्ट 1999 खुद, इसी में लिखा गया है कि इस बॉडी की क्या पावर्स हैं और क्या पावर्स नहीं है, क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। दूसरा, अपने देश में एक कानून है 1938 से ऑपरेट कर रहा है, उसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्योंकि प्रोमिनेंटली पूरा का पूरा इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और इस बॉडी की जिम्मेदारी ये है कि आपने इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना है। तो बाद में इसमें अमेंडमेंट वगैरह करके IRDA वगैरह के बारे में डाला होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड रेगुलेशन वगैरह की पावर इनके हाथ में है, तो वो सारा अमेंडमेंट वगैरह करके इसका नाम डाल दिया होगा। तो इस एक्ट में भी जो आपकी बातें लिखी गई हैं, जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, वहाँ से भी IRDA जो है वो अपनी पावर्स को डिराइव करता है। तो याद रखना है ये बात भी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है? IRDA एक्ट 1999 से करती है और इंश्योरेंस एक्ट 1938 से करती है। ये दो प्रोमिनेंट कानून है और यहाँ से अपनी सारी पावर्स एंड अथॉरिटी वगैरह डिराइव करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? पहला तो यही कि IRDA जो है वो किस तरीके की बॉडी है। तो याद रखिए, ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके तहत में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में आती है। कब बनी थी? 1999 में बनी थी और इस कानून के तहत बनी थी। एंड लास्टली अपने पावर एंड फंक्शन कहाँ से डिराइव करती है? तो IRDA एक्ट 1999 और इंश्योरेंस एक्ट 1938। एंड काम क्या है? पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर एंड री इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो सारा काम करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में अपने काम का और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं इसे। नेक्स्ट न्यूज़ में अब हमको बात करनी है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जिसको कंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने। एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी लहर। ठीक है जी, ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है पूर्वी लहर और इसको इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है। हमारा जो पूर्वी तट है, या फिर इसको हम लोग कई बार ईस्ट कोस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया एंड इसको जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड है उसकी लीडरशिप में कंडक्ट किया गया। आप लोगों के लिए एक सवाल है यहाँ से, भारत में कितनी नेवल कमांड है? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछता हूँ। भारत में कितनी नेवल कमांड है? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये जो पूर्वी लहर के नाम से एक्सरसाइज है, इसको ईस्टर्न नेवल कमांड की गाइडेंस में या इन लोगों के दिशा निर्देशों के तहत में करवाया गया। अब करवाया क्यों गया है? तो इसका जवाब है कि इंडियन नेवी की जो प्रिपेयर्डनेस है, किसी भी तरीके के अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे को इंडियन ओशियन रीजन में, और इंडियन ओशियन रीजन में भी ईस्ट कोस्ट पे, मतलब बे ऑफ बंगाल में अगर कोई समस्या आती है, कोई अगर भारत के सामने समुद्री रास्ते से अगर कोई थ्रेट खड़ा होता है, बहुत साफ बात की जाए तो अगर इंडिया चाइना के बीच में अगर कोई विवाद होता है और कल को अगर चाइनीज़ नेवी या फिर चाइनीज़ सबमरीन्स यहाँ पर आती हैं और किसी तरीके से हमारी शिप्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं जो व्यापार कर रही हैं यहाँ से, या फिर अगर इस तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे नेवल एसेट्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें या हमारे तटों पर किसी तरीके से अगर हमला करने की कोशिश करें, तो हमारी नौसेना इस चीज़ के लिए कितना तैयार है, इस चीज़ को चेक करने के लिए टाइम टू टाइम पर ऑब्वियस सी बात है एक्सरसाइजेस तो होती रहती हैं। तो उसी श्रृंखला में ये एक्सरसाइज पूर्वी लहर की गई थी। एंड
कुछ बातें खुलकर अगर की जाएं तो देखिए ऐसा है, भारत का अब कंपटीशन अगर है तो वो चाइना के साथ में है। जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, वैसे वैसे चाइना की तिलमिलाहट बढ़ना बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एंड फिर हमें रोकने के लिए, हमें थ्वार्ट करने के लिए, हमारी इस प्रोग्रेस को किसी तरीके से हिंडर करने के लिए चाइना कुछ ना कुछ हरकतें करेगा ज़रूर। मिलिटरीली मेरा ऐसा मानना है आने वाले 5-7 साल में चाइना के साथ में एक मेजर शोडाउन होना है, और हो सकता है कि वो शायद आपका लैंड पर हो जाए। 2020 से हमारी फ़ौजें खड़ी हुई हैं लद्दाख में, या फिर हो सकता है बाय एयर कुछ इश्यूज़ हो जाएं, या फिर हो सकता है बाय वाटर कुछ हो जाए, या फिर हो सकता है तीनों तरीक़ों से हो जाए। तो उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं, और ये पूर्वी लहर की एक्सरसाइज भी बेसिकली उसी का पार्ट है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो अपने को ध्यान इस बात को रखना है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो यही बनेगा कि पूर्वी लहर अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या चीज़ है? ये कोई आपका कोई हवा है या फिर क्या है? तो इसका जवाब है पूर्वी लहर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जो इंडियन नेवी ने करी है। कहाँ पर करी है? ईस्ट कोस्ट पर करी है, और ईस्टर्न नेवल कमांड की लीडरशिप में या उनकी ऑपरेशनल गाइडेंस के तहत में इसको किया गया। इसी को घुमा के पूछ सकते हैं कि रिसेंटली अभी एक्सरसाइज हुई थी पूर्वी लहर, तो वो किसने करी है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन नेवी ने करी है। और एक क्वेश्चन सीधा सीधा ही बनता है कि पूर्वी लहर के नाम से जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो कहाँ हुई है? बे ऑफ बंगाल में हुई है या फिर अरेबियन सी में हुई है? तो ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में इस एक्सरसाइज को किया गया है। और क्यों किया गया है? ताकि भारत की इस इलाके में अगर कोई नेवल इश्यूज बनते हैं बाद में, तो उनको, या फिर अगर साफ साफ कहा जाए चाइना के साथ में अगर कोई लफड़ा होता है एरिया में, तो फिर उसको टैकल करने के लिए हम लोग कितना तैयार हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए, इसका असेसमेंट करने के लिए एक्सरसाइज की गई है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें अपने काम का और कुछ नहीं है। यहाँ से अगर आया तो सीधा सीधा एक MCQ आएगा फैक्ट बेस, जिसमें आपको या तो जवाब पता है या फिर आपको जवाब नहीं पता है। तो बड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूर्वी लहर, और इसके बारे में अपने को ये सारा फैक्ट या डाटा वगैरह जो है याद रखना है। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए सिर्फ इतने ही करंट अफेयर्स थे। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपके साथ में 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा। मगर वो ऑब्वियसली बात है एक अलग सेशन में। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एंड करने के पहले दो बातें और, कि कुछ लोग बोलेंगे कि सेशन इतना छोटा क्यों है, तो इसका जवाब यह है कि आज के न्यूज़पेपर में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही दो खबरें रेलेवेंट थी। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शंस का समय चल रहा है, तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पॉलिटिकल खबरों से भरा पड़ा था। और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो पूछी नहीं जाएंगी, इसलिए वो सब अपने काम का नहीं है। दूसरा ये कि संडे का जो द हिंदू है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन आता है उसका वीडियो मैं डेडिकेटेडली अलग बनाता हूँ। उसमें हम लोग डिटेल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसको मैं करंट अफेयर्स के साथ में नहीं मिलाता, इसलिए वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर नहीं किया। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। एंड उसके अलावा जितनी रेलिवेंट न्यूज़ थी वो सिर्फ इतनी थी, तो वो मैंने आपके साथ में इस वीडियो में कवर करी। तो यही दो बातें मुझे आपको बतानी थी। एंड इसी के साथ में सेशन अपन अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड याद रखें समर शेष है, द वॉर इज़ येट नॉट ओवर। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।